The first item. Question number 106. 35 seconds is still. So 106, question number 106. No, someone may raise a point of order. It has to be known. I tried to expedite so that you could make your point. And I can tell you the contribution of the House is going decorously very up. And this is a good practice. We must maintain it. This will take us a long way. Good point was raised by Shri Pramod Tiwari in a very decorous manner. Question number 166, Shri Kesri Dev Singh Jhala. So question 106. Honorable Minister. उत्तर सभा पटल पे रखा गया है. First supplementary, Shri Kesri Singh Jhala. Thank you, Chairman, sir. Sir, I would like to ask the Honorable Minister whether any kind of assistance, training and support is being provided to state and local administration through the ministry in cases of man-animal conflict involving elephants, blue bull, wild boar entering into farms and villages. Honorable Minister. सभापति महोदय, वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंतर्गत हम लोगों ने जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है उसके लिए समय समय पर एडवाइजरी जारी करी है. उस एडवाइजरी के साथ ही साथ हम लोगों ने जो कॉन्फ्लिक्ट में जिन लोगों की दुर्घटना होती है या मृत्यु होती है या अगर किसी को फसल पर नुकसान होता है उसके लिए कंपनसेशन राशि भी तय करी है. तीसरा, एडमिनिस्ट्रेशन को अलर्ट करने की दृष्टि से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और फॉरेस्ट ऑफिसर्स के साथ हमने जॉइंट कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, अवेयरनेस प्रोग्राम भी शुरू किए हैं. पांचवा, इस विषय में टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन के साथ जो पहले अलर्ट हो जाए और लोगों को जानकारी हो जाए उसके लिए भी हमने कार्रवाई शुरू करी है. Second supplementary, Shri Kesri Dev Singh Jhala. Thank you, sir. Sir, I'd also like to know from the Honorable Minister whether requests from different states have been received regarding declaring any animal species as vermin, and also whether any state authorities such as the Chief Wildlife Warden has the authority to do so. Thank you. Honorable Minister. जहाँ तक अगर कोई जानवर के द्वारा किसी क्षेत्र में इस बात का खतरा होता है कि उससे किसी व्यक्तियों के जीवन की हानि हो सकती है या वो खतरनाक हो गया है, तो ये पावर जो है हमने वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंतर्गत स्टेट चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को प्रदान की है. समय समय पर वो इसका उपयोग करते हैं. थर्ड सप्लीमेंट्री, श्री शक्ति सिंह गोहिल. धन्यवाद सभापति महोदय. मैं माननीय मंत्री जी से आपके जरिए जानना चाहता हूं कि किसानों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होती है जब ये ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है. तो नीलगाय असल में गाय वंश का नहीं है, वो हिरण वंश का है, पर वो जितना नुकसान करता है आप आके गुजरात में देखिए, इतना इसका विकास हुआ है, नुकसान करने वालों का विकास बहुत गुजरात में हुआ है. तो इस नीलगाय को रोकने और ख़त्म करने के लिए क्या कॉन्क्रीट स्टेप्स सेंट्रल गवर्नमेंट को इसका प्लान बना के करना चाहती है या नहीं? थैंक यू. माननीय मंत्री जी. निश्चित रूप से माननीय सभापति महोदय, यह जो अधिकार है राज्यों के वाइल्ड लाइफ वार्डन के पास वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंतर्गत है, वो इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उनको ये संतुष्टि करनी पड़ेगी कि वो क्षेत्र उस किसानों के जीवन और संपत्ति के लिए नुकसान पहुंचा रहे हैं. अधिकार उनके पास है, कई राज्य इसका उपयोग करते हैं. फोर्थ सप्लीमेंट्री, डॉक्टर भागवत कराड़. माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी को पूछना चाहता हूं, लेपर्ड जैसा प्राणी आजकल नागरिक बस्तियों में, शहरों में आता है और शहरों के सीसीटीवी कैमरा में कैद होता है. राज्य सरकार के माध्यम से उसको पकड़ने की कोशिश हमारे शहर में यानी संभाजीनगर महाराष्ट्र में किया है तो भी मिला नहीं है. तो केंद्र सरकार की कोई टास्क फोर्स है जो राज्य सरकार को मदद करे और लेपर्ड जैसे के कैद मिले? माननीय मंत्री जी. माननीय सभापति महोदय, अगर इस प्रकार के कोई वन्य जीव शहरी क्षेत्र में आते हैं तो वो स्थानीय स्तर पर जो हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर है उनको सूचित करते हैं और स्थानीय स्तर पर हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर्स के द्वारा पूरी व्यवस्था की जाती है. इनको वापस से इनको पकड़ करके और जंगली क्षेत्र में छोड़ा जाता है.
Fifth supplementary, Sri Tiruchi Shiva. Thank you, Chairman, sir. Sir, in the statement laid by the ministry, the population of the Asian elephants has been updated only up to 2017, and the stray dogs up to 2019, sir. The drastic increase of the stray dogs are in the recent days only, sir. It has to be updated. My pointed question is, considering the long-term impact and the ethical concerns of using immunocontracectives on the social complex species, which has resulted in the human and wild animal conflict, along with the injection issued by the Supreme Court of the usage of these immunocontracectives, what are the other alternatives the ministry is having to contain the population? Thank you very much. Honorable Minister. ये बात सच है कि कई देश के भागों में जो वन्य जीव हैं उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है कई स्पीशीज़ के कारण हम लोगों ने WIA को एक रिपोर्ट बनाने को कहा था। WIA ने अपनी रिपोर्ट में इसमें ह्यूमन कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ साथ उन्होंने ये कहा कि इसको फूड आइटम के अंतर्गत भी हम लोग दे सकते हैं, और भी उन्होंने अन्य सुझाव दिए हैं। उनकी इंटरिम रिपोर्ट अभी हमारे मंत्रालय के पास है, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। जहाँ तक आपने सड़क के आवारा कुत्तों के बारे में बात करी है, उनके विषय के अंतर्गत ये जंगली जीव के अंतर्गत नहीं आते हैं, ना वाइल्ड एनिमल के अंतर्गत आते हैं, ना हमारे शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं। स्थानीय नगर पालिकाओं के द्वारा उसका प्रबंधन किया जाता है। तो के अंतर्गत लाइव डाटा जो है, जो अन्य मंत्रालय देखता है, उनके अंतर्गत आता है। One second, yes. दिल्ली के बंदरों का भी वही पूछो सर। मैं You आपके will have to माध्यम define बंदर किसको कहते हैं. That may be a serious problem. सर मैं आपके माध्यम से जो दिल्ली की एक समस्या है उसमें नहीं जाता, वाइल्ड हैं या पालतू हैं, लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में अब दूसरा शब्द तो नहीं इस्तेमाल कर सकता, बंदरों की वजह से एक आतंक पैदा हो गया है कि वहाँ रहना मुश्किल हो जाए। क्या सरकार इसके संदर्भ में कोई सुरक्षात्मक कदम उठाएगी? बस मैं आपको माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य की चिंता जायज़ है, मैं उनके साथ सहानुभूति रखता हूं। और जहां तक ये बंदरों का विषय आपने कहा है, जो दिल्ली के अंदर जो बंदर पाए जाते हैं और जिसका प्रश्न आपने पूछा है, वो वन्य जीव के शेड्यूल 1 और 2 के अंतर्गत नहीं है। जयराम जी को ज़्यादा पता है, क्योंकि जो बाकी 11 किस्म के बंदर है, जो एसमीज मैस्क्यूक है, अरुणाचल मैस्क्यूक है, बॉनेट मैस्क्यूक है, लॉयन टेल्ड मैस्क्यूक है, निकोबार लॉन्ग टेल्ड मैस्क्यूक है, नॉर्थ पिक टेल्ड मैस्क्यूक है, सेला मैस्क्यूक है और हनुमान लंगूर है, उसको हम लोगों ने वन्यजीव में रखा है। ये जयराम जी की कमेटी की रिकमेंडेशन थी, इसलिए हमने इसको वन्यजीव से निकाला है। लेकिन उसके स्टेरिलाइजेशन के प्रोग्राम को लेकर के दिल्ली के हाई कोर्ट का एक ऑर्डर भी है। हमने ओखला और आसपास 2-3 क्षेत्र भी डेवलप करे हैं, वहाँ पर हमने विशेष कार्रवाई भी करी है। इनको पकड़ने के लिए, इनको स्टेरिलाइजेशन करने के लिए जो समस्या आती है, तो इनको फूड में भी इनके कंसेप्टलाइजेशन के लिए कुछ हम कर सकते हैं। वो रिपोर्ट हमारे पास आ गई है और हम सब मिल कर के करेंगे। यहाँ पर मैं आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि जॉन बिट्रिस और इनके साथ हम कहेंगे, सर सुने तो सही, लगातार दिल्ली सरकार को। एंड यू राइज देयर, यू आर अ वेरी सीनियर मेंबर, प्लीज। लगातार दिल्ली सरकार और दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें हम कैपेसिटी बिल्डिंग से लेके उच्च न्यायालय के निर्देश को पालन करने के लिए कहते रहे, लेकिन उनकी दिल्ली सरकार की कोई मजबूरियां होगी कि उन्होंने इस पर जितना ध्यान देना था नहीं दिया है, लेकिन उनको देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 106। उन पर रोक लगा दें। ये लोग आके केला खिला के और आकर्षित कर रहे हैं उनको। टमाटर आजकल कोई नहीं। मुझे तो ये बताइए तिवारी जी, उसके बाद कुछ संगठन विरोध करते हैं जब उनका विरोध। ये बताइए कि कौन सी पाचन व्यवस्था निर्देशित करूं कि हाउस ऑर्डर में चले। क्वेश्चन नंबर 107, श्री बी पार्था सारथी रेड्डी।
So, Honorable Chairman Sir, question number 107. Honorable Minister, सभापति महोदय, उत्तर सभा पटल पे रखा गया। first supplementary Shri B. Parthasarthi Reddy. Sir, thank you very much for giving me the opportunity because this is my first question. After several attempts, I got the opportunity. I need all of your blessings, sir. Thank you very much. In reply to my question, the Ministry, Honorable Ministry emphasized and highlighted only on amending rules, issuing protocol, making committees, and further amending guidelines. Sir, through you, after 2016 policy implementation, I want to know, is there any authentic data of increasing or decreasing quantity of hazardous solid waste material which is not treated in the country, and details of allocation of funds state-wise for solid waste management, and targeted timelines to achieve zero solid waste land filling status? Thank you. Honorable Minister. सर, सीपीसीबी की जो एनुअल रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अंतर्गत जो सॉलिड वेस्ट 2020-21 तक जो जनरेट होता था वो 116,038 टीडीपी होता था और उसका जो लैंडफिल और ट्रीटेड है वो सीपीसीबी की वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध है। जहाँ तक इसके प्रबंधन का विषय है, इसके प्रबंधन का विषय लोकल बॉडीज़ के द्वारा किया जाता है। हमारे मंत्रालय के द्वारा जो समय समय पर गाइडलाइन जारी की गई है, विशेष रूप से 2016 के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स और हजार्डस एंड अदर वेस्ट रूल्स और ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, वो इसके मुख्य रूप से रेगुलेटरी नॉर्म्स है जिसको इस लोकल बॉडीज़ के द्वारा कंट्रोल किया। Second supplementary Shri B. Parthasarthi. Thank you, sir. My second question is, according to recent studies, despite the complete plastic waste import ban in 2019, around 5 lakh tons of the plastic waste is smuggled into India, which is very highly hazardous and contaminating mainly water resources. What steps are being taken by the government to ensure that solid waste generated in other countries is not being smuggled into our country? Thank you. Honorable Minister. सर, माननीय सदस्य महोदय ने एक बिल्कुल सही बात कही है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है वो उसकी समस्या सबसे बड़ी चुनौती है। हमने उसको बैन भी किया है, लेकिन उसको नीचे उसका एग्जीक्यूशन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन सिंगल यूज़ प्लास्टिक के अतिरिक्त अन्य जो प्लास्टिक पैकेज वगैरह हैं उसके लिए हमने एक ईपीआर प्लेटफॉर्म बनाया है और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर लायबिलिटी उस प्लेटफॉर्म के अंतर्गत हम लोगों ने उसको पूरी तरीके से पोर्टल के द्वारा उसकी पूरी जानकारी देने का पूरा विषय किया है। लेकिन इसके साथ ही साथ हमको ये भी पता है कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी में वेस्ट टायर का भी विषय आता है, उसके साथ प्लास्टिक पैकेजिंग का विषय आता है, और जो एक और बड़ी चुनौती है वो वेस्ट बैटरी के जो है वो, और अभी जो सबसे बड़ा एक विषय है वो ई वेस्ट का है, और जो यूज्ड ऑयल है वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रदूषण को फैलाता है। इसके लिए पूरी गाइडलाइन और रूल्स हमने करे हैं, मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे भी उपलब्ध है। ये 2022 और 23 में हमने जारी किए हैं। Third supplementary Shri Jairam Ramesh. Sir, for the last few years, the country has been trying to grapple with the issue of chemical contamination. There are a large number of contaminated sites across the country. And I'm glad that the Honorable Health Minister is also here, because these contaminated sites are grave public health hazards. Two of the worst sites in the country are in New Delhi alone. One is in Ghazipur and the other one is in Bhalaswa. I would like to ask the Honorable Minister, what specific steps will be taken to deal with these contaminated sites which are posing severe public health hazards? Honorable Minister. Yes. सर, इसमें लगातार कदम उठाए गए हैं। जो लंबे समय से जो विषय पेंडिंग पड़ा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट था भोपाल का यूनियन कार्बाइड का, उसके विषय को लेकर के भी मंत्रालय के द्वारा गाइडलाइन किए गए और उसको हटाने के संबंध में पूरे प्रयास कर रहे हैं। और बाकी जो स्पेसिफिक साइट्स हैं, जयराम जी ने जैसे कि ध्यान में लाया, सब जगह हम एडवाइजरी वगैरह कर रहे हैं। मंत्री जी, ये साइट सबके ध्यान में है।
सब जगह नहीं सर, साइट स्पेसिफिक है तो साइट स्पेसिफिक के हिसाब से डायरेक्शन दिए जाते हैं। उन्होंने स्पेसिफिक उदाहरण दिए, मैंने स्पेसिफिक उदाहरण के साथ काम किया, क्योंकि जो साइट स्पेसिफिक होते हैं उनका विषय जो आता है उसके डायरेक्शन अकॉर्डिंगली रूल्स के अंतर्गत जारी किए जाते हैं। सप्लीमेंट्री नंबर 4, सुश्री स्वाति मालीवाल। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। सर, आज दिल्ली वालों को हिल स्टेशन जाने की ज़रूरत ही नहीं है गर्मियों की छुट्टियों में। सर, दिल्ली में ही 3 बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ एमसीडी के सौजन्य से हम सबको मिले हुए। सप्लीमेंट्री सर, आई एम कमिंग टू इट। सर, एक माउंट भलसवा है, एक माउंट गाजीपुर है, एक माउंट ओखला है। सर, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं लैंडफिल साइट्स में, उनकी हालत बहुत ख़राब है। सर, वहाँ पे हर दिन उन्हें बदबू, गंदगी और बीमारियों से जूझना पड़ता है। कभी आग लग जाती है सर, उससे प्रदूषण होता है। सर, मेरी माननीय मंत्री जी से ये रिक्वेस्ट है, मैं उनसे ये जानना चाहती हूँ सर कि क्या कोई भी एमसीडी के द्वारा आपको प्रपोजल दिया गया है कि कैसे इस कूड़े के पहाड़ों से निजात पाई जा सके? और सर, अगर प्रपोजल दिया गया है तो उस पर क्या काम हुआ है, और क्या केंद्र सरकार एमसीडी की जिम्मेदारी इस मामले में तय कर सकती है? माननीय मंत्री जी। सर, दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी और दिल्ली सरकार को कहेंगी तो अच्छा होगा। सप्लीमेंट्री 5, सप्लीमेंट्री नंबर 5 श्रीमती जया बच्चन। थैंक यू सर। सबसे पहले मुझे बड़ा दुख है कि भूपेंद्र जी दूसरे हाउस चले गए। यहाँ रहते थे तो अच्छा लगता था। एनीवे सर, बात यह है कि दिल्ली सरकार जो है वो अभी आपके हाथ में उनका बागडोर है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट मत करिए। दूसरी बात, इज द गवर्नमेंट गोइंग टू डू समथिंग टू मूव दिस काइंड ऑफ वेस्ट into an area which is not close to human habitat? And ma'am, he's a silent worker. Sorry, sir? He's a silent worker with global impact also. He will take care of your sentiment also, the Honorable Minister. He will do all he can. It doesn't matter whether in this house or that house. आप उनको वैलिडेट मत करिए, उनका काम जो है is enough validation for all of us. Thank you. We have been his colleagues for many years. Honorable Minister. सर, मैं आपके माध्यम से सम्मान्य जया जी को कहना चाहता हूं, मैंने अपने प्रश्न के उत्तर के प्रारंभ में भी ये कहा था कि हमने 2016 में रूल्स और रेगुलेशन बनाए, और उसके बाद जैसे जैसे ई वेस्ट से लेकर बाकी चुनौती आई है हमने रेगुलेशन बनाए हैं, लेकिन इसकी जो एग्जीक्यूशन की एजेंसीज हैं वो स्टेट गवर्नमेंट है। हम एनकैप के अंतर्गत पैसा भी प्रदान करते हैं, जिसमें हम वायु प्रदूषण के साथ साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर पॉल्यूशन के लिए भी हम लोग पैसा देते हैं। चूँकि हमारे देश में संघीय प्रणाली है, केंद्र सरकार के द्वारा पैसा राज्य सरकारों को दिया जाता है, तो ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है। और जहाँ तक दूसरा विषय उन्होंने कहा है कि ये मानवीय बस्तियों के पास में ना हो, इसके लिए हमेशा सिटी का मैनेजमेंट प्लान होता है। और अभी बल्कि केंद्र सरकार ने अपने बजट के माध्यम से भी जो वेस्ट टू वेल्थ के लिए जो बजट अनाउंसमेंट 2030 में भी करी थी, उसमें भी 500 जो है वो नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट बनाए थे, जो विशेष रूप से बायो जो वेस्ट है उसके डिस्पोजल के लिए करा था। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम मानते हैं कि इस चिंताजनक स्थिति में देश में जो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट होता है उसका 35% केवल ड्राई वेस्ट है, 45% बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, और जो 20% है वो कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन के कारण आता है। ये जो स्थानीय स्तर पर इसका जो नियोजन है, इसके लिए हम एनकैप का मूवमेंट चलाते हैं, और जो राज्य जिले या जो नगर अच्छा काम करते हैं हम उनको पुरस्कृत भी करते हैं, क्योंकि हम इसमें हेल्दी कंपटीशन चाहते हैं। हमारी सिविक सोसाइटी के लिए स्वच्छ शहर होना, वैलिड जिसको वेस्ट है उसका सही डिस्पोजल होना यह आवश्यक है। हम इसको मानते हैं और राज्यों के साथ सहयोग करके इस पर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी। प्रश्न क्रमांक 108। ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति महोदय, उत्तर सभा पटल पर रखा गया है। फर्स्ट सप्लीमेंट्री डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी। माननीय सभापति महोदय, नर्मदे हर। माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है विस्तार से, मैं उसको लेकर माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। वनाच्छादित क्षेत्र 21,762
वर्ग किलोमीटर में बढ़ा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मंत्री जी को बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। मैं मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र से आता हूं। मालवा और निमाड़ में नर्मदा जी के दोनों तरफ सतपुड़ा और विंध्याचल के पहाड़ है और इन क्षेत्रों में आदिवासी जिले हैं। बड़वानी, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर। यहाँ पर सतपुड़ा के पहाड़ों में वनाच्छादित करने के लिए, हरियाली से वनाच्छादित करने के लिए सरकार कोई योजना पर काम कर रही है क्या? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य का प्रश्न है वो प्रश्न नर्मदा जी के जो क्षेत्र का जो एरिया है, उस नर्मदा जी के क्षेत्र में क्या वनों को बढ़ाए जाने के लिए कोई कार्य किया जा रहा है। निश्चित रूप से भारत में ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत ये कार्य किया जाता है। नर्मदा जी और उसके आसपास की जो लगभग 30-32 से ज़्यादा नदियां हैं, वो उन्हीं वन क्षेत्रों से निकलती है। वहाँ सघन बनाने के लिए काफ़ी कार्य किया जाता है। दिग्विजय जी को ज़्यादा अनुभव है, वो नर्मदा यात्री भी रहे हैं। सेकेंड सप्लीमेंट्री डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी। सर, फर्स्ट he has the right of 2 supplementaries and then माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को फिर से धन्यवाद दूंगा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जब हमारे देश में थी तो करोड़ों आदिवासी भाइयों और बहनों को वनाधिकार के पट्टों का वितरण किया गया। 2006 के अधिनियम के अंतर्गत जो चिन्हित किसान या आदिवासी बंधु या गरीब बंधु बच गए हैं जंगलों में रहने वाले, क्या उनको चिन्हित करके फिर से वनाधिकार के पट्टे देने पर सरकार विचार कर रही है क्या? माननीय मंत्री जी। सभापति महोदय, वनाधिकार के पट्टों के लिए एक निश्चित प्रक्रिया है और वनाधिकार के पट्टों के निस्तारण का काम हम कर रहे हैं। और मैं ये कहना भी चाहूँगा कि मध्य प्रदेश सरकार और छत्तीसगढ़ में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो इन्होंने भी बहुत उत्कृष्ट दृष्टि से भी इस पर कार्य किया था। सप्लीमेंट्री नंबर 3, श्रीमती रेणुका चौधरी। I thank you. I want through you to address the minister to ask. There was a Campa fund that was constituted. Allegedly, it was to help the reforestation. But the policies and the implementation of these funds, sir, बड़े-बड़े पेड़ नाश करके इतना छोटा एक नर्सरी से लाके वहाँ बो देते हैं. Same thing with national highways, where they are chopping down massive trees. And there is the climate change which is impacting us. रोज कहीं बाढ़, रोज कहीं सूखा पड़ जाती है. तो आप ये कैंपा फंड्स का स्टेट वाइज डिटेल्स आप पेश करेंगे और ऑडिट इसका करवा देंगे कि कितने पेड़ पौधे जो रिप्लेसमेंट में डाले हैं वो जिंदा भी है. एंड इसकी क्लाइमेट चेंज के नाते आप इस पे क्या? हाँ? माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, माननीय रेणुका जी ने आपके माध्यम से एक अच्छा प्रश्न पूछा है। कैंपा की संयोग से आज सुबह 9 बजे की एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी। कैंपा के जो 45 प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं उसकी भी समीक्षा की गई थी। पेड़ तो बड़ा कटता है और लगता है तो छोटा ही लगता है, लेकिन बाद में बड़ा होता है। नहीं, माननीय सदस्य, Let him complete. Ma'am, your point is well taken. But Honorable Minister, yes, please. Yes, ma'am, you have asked your supplementary. Let the Honorable Minister speak. Yes. माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय रेणुका जी के प्रश्न के पहले दिया है। छोटा पेड़ का अर्थ है मतलब आकार में तो छोटा लगता है, लेकिन जो पेड़ हम लगाते हैं और जो पेड़ हम लगातार लगाने के लिए कहते हैं, हम निश्चित रूप से पीपल, बर्ड, ढाक, आंवला, बहेड़ा, नीम, ये जो बड़े पेड़ हैं जो हमारी नेटिव स्पीशीज़ हैं। और माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, हमने क्षेत्र के अनुसार जिले के हिसाब से इसका वर्गीकरण किया है। और जो एक पेड़ माँ के नाम अभियान हम चला रहे हैं, वो एक पेड़ माँ के नाम अभियान में भी मैंने सभी संसद के मेरे सभी साथियों को पत्र लिखा है और मैंने लोकल स्पीशीज़ क्या है उसकी जानकारी भी उनको उपलब्ध कराई है। मैं आपको भी
आज पूरे सदन की तरफ से बधाई देना चाहता हूं कि आपने भी जो 2 दिन पहले एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत जो पेड़ लगाया है, हम आपका भी अभिनंदन करना चाहते हैं। सप्लीमेंट्री नंबर 4, श्री साकेत गोखले। Thank you, sir. Sir, this is following up on a conversation that happened in this House about 2-3 days ago with the Honorable Minister dismissing something I asked in a question. So my question is very specific. Will the Minister answer whether it is true that the Supreme Court of India in February 2024 passed an interim order stating that the definition of forest will continue as per its 1996 judgment and not according to the Forest Conservation Amendment Act that was brought by this government last year? And if yes, what was the reason behind the government choosing to change the definition and expand the definition of forest in the Forest Conservation Act amendment which was brought in last year? Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, Number 1, is it so? माननीय सभापति महोदय, जो संकेत गोखले जी ने आज जो प्रश्न किया है, उस दिन उन्होंने एक डिफरेंट प्रश्न करा था। जो उस दिन का प्रश्न करा था उसका उत्तर भी मैंने आपको भेज दिया था और मुझे लगता है उनको रिपोर्ट भी मिल गई होगी, जिसमें उनका कहना था कि फॉरेस्ट कवर कम हुआ है। उस समय मैंने उत्तर में लिखा था कि जो FSI का असेसमेंट है वो ये शो करता है कि हमारा जो नेट इंक्रीज है वो 1540 किलोमीटर है। दूसरा जो इन्होंने प्रश्न किया है, 1980 का जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हमने अमेंड किया है, उसकी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई है। सुप्रीम कोर्ट में 12 दिसंबर 1996 का एक जजमेंट पास हुआ जिसमें उन्होंने कहा फॉरेस्ट मीन्स डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट। 1980 के जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट में जो कई विकास की परियोजनाएं रुकी जाती थी, तो 1980 के एक्ट में जो परिवर्तन किया है उसमें क्या फॉरेस्ट नहीं है वो क्लॉजेस हमने डाले हैं, क्योंकि हमारे देश में जब हमारे देश को आज़ादी मिली तो जो फॉरेस्ट जो ये विषय था ये राज्य का कंकरेंट विषय था, राज्य का विषय था। जो बाद में कांग्रेस के समय में जो अमेंडमेंट हुआ फॉरेस्ट को कंकरेंट सब्जेक्ट में डाला गया और 1980 में उसी के कारण फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया। मैं आपके सामने ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में अगर हम देखें 1950 से पहले जब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट नहीं आया था और ये कॉन्करेंट सब्जेक्ट में नहीं आया था, तब जो देश में फॉरेस्ट का नुकसान हुआ था लगभग 20% फॉरेस्ट का हुआ था। उस सरकार उस समय की सेंसिटिविटी को जानकर इसको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंतर्गत लाई, लेकिन 12/12/96 का जो डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट का सुप्रीम कोर्ट का विषय था, उसके कारण कई तरह के अवरोध खड़े हुए और क्लैरिटी नहीं थी। उस क्लैरिटी के लिए हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में फॉरेस्ट क्या नहीं है वो लेकर के आए हैं और इसलिए ये मामला अभी सब जुडिस है। हम पूरा जो विषय है सुप्रीम कोर्ट में भी रखने वाले, डेफिनेशन पे कोई क्वेश्चन नहीं उठा है। नेचुरली एक्ट कोई चैलेंज होगा तो उसका जवाब सरकार के द्वारा दिया जाएगा, लेकिन आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे देश का जो टोटल फॉरेस्ट एरिया जो कंट्री का है वो 23.5% है, 7.75 करोड़ हेक्टर, और इसमें जो पिछले 10 वर्षों में जो विकास की गतिविधि हुई है, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन के अंतर्गत जो जमीन आई है वो मोर देन 10 लाख हेक्टर है, जो ये बताती है कि सरकार फॉरेस्ट के कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। 5th सप्लीमेंट्री, श्रीमती रंजीत रंजन। सर माइक, मैं आपके माध्यम से मंत्री साहब से पूछना चाहती हूँ कि कृपया एक तो स्टेट वाइज ब्यौरा दें कि किन किन प्रदेशों में कितनी फॉरेस्ट लैंड को अन्य पर्पस के लिए डाइवर्ट किया गया है, और साथ ही आपने उत्तर में दिया है कि 2011 की तुलना में 2021 में आकलन में वनाच्छेद क्षेत्र जो है वो बढ़ा है, तो इसका क्या विवरण है, कहाँ पे बढ़ा है और उसकी क्या सिचुएशन है, और क्या सरकार, दिल्ली राजधानी है देश की और अपना यहाँ कोई वन क्षेत्र नहीं है और यमुना के किनारे बहुत सारी जो ज़मीन है वो अननेसेसरी बहुत अवैध कब्जे लगातार हो रहे हैं, तो क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है कि यमुना के किनारे जो ज़मीन ऐसे ही पड़ी है पीपल जैसे वृक्ष लगाकर एक वन दिल्ली में भी बसाया जाए, क्योंकि सबसे पॉल्यूटेड जो हमारी जिला है, प्रदेश है, वो दिल्ली है। थैंक यू सो मच।
सभापति महोदय, ये माननीय सदस्य ने एक अच्छा विषय ध्यान दिलाया है कि यमुना के किनारे जो ज़मीन में एनक्रोचमेंट होता है और वहीं पर हमने पेड़ लगाने का काम शुरू किया है। माननीय उपसभापति महोदय जी, सभापति महोदय जी भी वहीं पर पेड़ लगा के आए। मैं तो ये कहूँगा कि पिछले वर्ष भी उस जगह पर हम लोगों ने एक पेड़ लगाने का काम किया। विशेष रूप से जो यमुना का जो एनक्रोचमेंट का एरिया उसको खाली कराते हुए हम लगातार पेड़ लगा रहे हैं। सदस्य भी लगाना चाहे तो उनका भी स्वागत है। फॉरेस्ट सर्वे में किस क्षेत्र में फॉरेस्ट बढ़ा है और किस में नहीं बढ़ा है, इसकी जो पूरी रिपोर्ट है वो हमारी द्विवार्षिक रिपोर्ट आती है जो 1987 से इस देश में प्रारंभ हुई है और उस रिपोर्ट में के अंतर्गत ये सारा विषय दिया जाता है और उसमें यह भी विश्लेषण किया जाता है कि डेंस फॉरेस्ट, मीडियम फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट की क्या स्थिति है। ये एफएसआई की रिपोर्ट उपलब्ध है, मैं माननीय सदस्य को भी उपलब्ध करा दूंगा जिसमें पूरा डिटेल है। सेटिस्फाइड? इसलिए बोल रहा हूं, मैं खुद गया था वहां और 2 घंटे तक रहा। काया पलट जारी है, बड़ा व्यापक स्तर पर काम हो रहा है और ऐसे तरीके से हो रहा है कि बिल्कुल नेचुरल हो। इट इज टर्निंग आउट टू बी ग्रेट हैबिटेट फॉर ऑल स्पेसीज। द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली has devoted a lot of time for it and the transformation is amazing. I will request all the honorable members to make a visit and if my office assistance is required for that purpose, I'll be more than willing. Question number 109, Shri Mukul Balkrishnan Vasnik. Sir, question number 109. Honorable Minister. पटल पर रखा गया है. First supplementary, Shri Mukul Balkrishnan Vasnik. Sir, the Honorable Minister has made an elaborate reply, but I am afraid to say that the fundamental issue has not been addressed at all. I would like to state here that the UNDP's Human Development Report 2023-24 places India at 108th out of 193 countries on Gender Inequality Index. The National Crime Records Bureau in its latest report reveals that crime against women has increased by 13%. In 2022, on an average, on every single day, 172 girls went missing, 170 girls were kidnapped, 90 women were raped. Kidnapping, abduction, and rape are strong factors that adversely influence women's willingness and ability to step out and work. Women's right for safe working environment is a fundamental and social justice issue. May I therefore request the Honorable Minister to kindly let us know what the government is trying to do to provide a safe working environment for women in India, because without safe working environment, women will not be coming forward. Honorable Minister. चेयरमैन सर, माननीय सदस्य ने महिलाओं की का एम्प्लॉयमेंट बढ़े, उसको सुरक्षित काम करने की अपॉर्चुनिटी मिले, उसके लिए प्रश्न उठाया है। माननीय चेयरमैन सर, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारी सरकार महिलाओं की एम्प्लॉयमेंट बढ़े, महिलाओं की सुरक्षा बढ़े, उसके लिए हमेशा सुनिश्चितता के लिए आगे बढ़ रही है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने जो एफर्ट करा है, ये एफर्ट के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में और व्यावसायिक क्षेत्र में महिलाओं को सुरक्षा के साथ उसको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी उपलब्ध हो। और उसके लिए मैं आपको डेटा के द्वारा ये बताना चाहूँगा कि 2017 के बाद भारत में LFPR डेटा जनरेट करने की एक व्यवस्था की गई है, जो क्लियर करता है कि एम्प्लॉयमेंट कहाँ बढ़ा, कितना बढ़ा और उसमें महिलाओं की भी कितनी भागीदारी हुई। मैं आपको आपके द्वारा माननीय सदस्य को ये अवगत कराना चाहूँगा कि महिलाओं रूरल क्षेत्र में 2017-18 में महिलाओं की भागीदारी, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है,
वो था 24%, वो बढ़ के 41% हुआ है, ताकि महिलाओं को रोजगारी का अवसर ज़्यादा उपलब्ध हुआ है। दूसरा वर्क पॉपुलेशन रेशियो है, उसमें कुल मिला के जो कामगार है उसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी है, ये रेशियो पर हम जाते हैं तो रूरल क्षेत्र में 2017-18 में महिला 27% उसका वर्क पॉपुलेशन रेशियो था, वो बढ़ के 40% हुआ है। वैसा ही शहरी क्षेत्र में भी 43% था, वो 47% हुआ है। ये बताता है कि महिला सुरक्षा के साथ कामकाज में शामिल हो रही है और महिला अपना आजीविका सुनिश्चित कर रही है। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक। सर, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि माननीय मंत्री एक इस तरह का चित्र देश के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। दुनिया के स्तर पर अगर देखा जाए तो कई मुल्कों से हम इस मामले में पीछे हैं, और रहा सवाल देश के भीतर भी, तो पुरुषों के तुलना में महिलाएं करीब करीब 44% पीछे है काम के मामले में। मैं बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन एक सवाल पूछना चाहता हूं। परंपरागत हमारे समाज में पति और पत्नी को एक स्टीरियोटाइप रोल में देखा गया है। पति ये ब्रेडविनर है, पत्नी होम मेकर है। पहले के मुकाबले पिछले कुछ दशकों में स्थिति निश्चित तौर पर बेहतर हुई है, लेकिन और भी अधिक सुधार करने की आवश्यकता है। पुरुष और महिलाओं के लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की तफावत को देखते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय से ये जानना चाहता हूं कि क्या पुरुषों को और महिलाओं को घर और काम पर बराबरी के अवसर योजनाबद्ध तरीके से देने पर क्या सरकार विचार कर रही है? अगर कर रही है तो कैसे, और नहीं तो क्यों? माननीय मंत्री जी। चेयरमैन सर, हमको जो विरासत में मिला था, ये विरासत को हम बदलना चाहते हैं, और इसलिए ही महिलाओं को सभी सेक्टर में और सभी क्षेत्र में मंत्री जी एम्प्लॉयमेंट के लिए मंत्री जी एक बार बैठिए। माननीय सदस्यगण, जब मुकुल बालकृष्ण वासनिक बोल रहे थे तो प्रतिपक्ष के नेता ने इनको क्रॉस नहीं किया, वो उस सीट के ऊपर बैठ गए। ये संसदीय परंपरा है। जब अटल बिहारी वाजपेयी 60s में अध्यक्ष आए तो जो थे वहीं खड़े रह गए। तो कुछ लोगों ने आपत्ति की कि अध्यक्ष आए तो आप खड़े क्यों रह गए? तो तत्कालीन व्यवस्था दी गई कि अध्यक्ष आते हैं, जहां हो वहीं खड़े रहो। आई ग्रेटली अप्रिशिएट योर जेस्चर एंड आई एम श्योर इट विल बी followed by everyone that such a senior member has restated it. More than that, sir. चेयरमैन साहब, महिलाओं को पुरुष के बराबर अपॉर्चुनिटी मिले, महिला कोई सेक्टर में पीछे है तो उसको आगे लाने की अपॉर्चुनिटी मिले, यही फ्लोर पर, यही पार्लियामेंट में, राज्यसभा में मैंने ये भी सुना है कि हम महिलाओं को पार्लियामेंट में भी अपॉर्चुनिटी देंगे, असेंबली में भी अपॉर्चुनिटी देंगे। वर्षों तक ये चलता रहा, 60 साल में नहीं हुआ। ये मोदी गवर्नमेंट ने महिलाओं को 33% असेंबली में और पार्लियामेंट में अपॉर्चुनिटी देने का भी बिल पारित किया है। ये बताता है कि महिलाओं के प्रति, महिलाओं का विकास के प्रति, महिलाओं सामाजिक क्षेत्र में अपना दायित्व ले, महिला पॉलिटिकल क्षेत्र में अपना दायित्व ले, महिलाओं को रोजगारी सुनिश्चित करने के लिए यही बजट में महिला को जगह पे बाहर जाके कामकाज करना चाहती है, उसके लिए हॉस्टल की व्यवस्था, उसके लिए भी हमने सुनिश्चित करा है। महिला सार्वजनिक क्षेत्र में आगे आए, खेल क्षेत्र में आगे आए। भूतकाल में कभी महिलाओं की स्पेशल लीग नहीं हुआ करती थी, मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हूँ। आज महिलाओं के लिए भी मोदी गवर्नमेंट ने स्पोर्ट्स लीग करा के उसको अपॉर्चुनिटी देने का काम करा है। इसलिए महिलाओं को बराबरी का हक मिले, उसके लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता। मंत्री जी, मुकुल वासनिक जी ने कहा था कि महिला परिवार में गृह मंत्री है। क्या आप इसे कुछ स्वीकार करते हैं? क्योंकि मेरे यहाँ पर
महिला इज ऑल इन ऑल। नहीं, इन माई फैमिली डॉक्टर सुदेश धनखड़ी इन फुल कमांड। मुकुल जी, सब कुछ बदल गया है। आपने कहा वो पुरानी बातें हैं। कहूँगा महिला हमारी परिवार की सम्मानीय सदस्य होती है, महिला हमारी परिवार की रखेवाल होती है। सप्लीमेंट्री नंबर 3, श्री मिलिंद देवड़ा। सर, मैं सबसे पहले आपके अनुमति लेकर इस सदन में सभी पुरुष सांसदों, मैं कहना चाहूँगा कि सभी पुरुष सांसदों का यह कर्तव्य बनता है कि भारत की सभी आकांक्षी आवाज़हीन महिलाओं की जो समस्या है उनका हम इस सदन में प्रतिनिधित्व करें। सर, द मिनिस्टर इन हिज रिप्लाई हैज़ mentioned a very important statistic which I would like to highlight through you, sir. That is the female labor force participation rate, which is known as FLFPR. Firstly, I want to congratulate this government that in the last 8 years, the number of women in the workforce has increased from 23% to 37%. That is something which I think everyone in this house can appreciate. A lot of progress has been made. My limited question out of concern is that the highest increase of women in the workforce has happened in rural areas, where in this same period it's gone from 25% to 42%. My question to the Honorable Minister would be, although this doesn't pertain directly to only his ministry, it also entails the role of many other ministries like the Skills Ministry. What is the government planning to do to upskill women so that more women in urban areas enter the workforce? Honorable Minister. चेयरमैन सर, एम्प्लॉयमेंट के लिए समय समय पर क्षेत्र बदलता रहता है। एक समय था जब एग्रीकल्चर सेक्टर एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा सेक्टर था, उसमें पुरुष और महिला दोनों काम करते थे और अपनी अपनी जिम्मेवारी से वो वहाँ अपना उत्पादन करके गुजरान चलाते थे। बाद में सर्विस सेक्टर डेवलप हुआ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप हुआ। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होने लगी है और अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। आज कुल मिला के देश में 30% सर्विस सेक्टर का ग्रोथ है। तो सर्विस सेक्टर जब 30% ग्रोथ से आगे बढ़ता है, उसमें महिलाओं की भागीदारी पुरुष के लगभग बराबर जैसी है, क्योंकि सर्विस सेक्टर में कंप्यूटर पर बैठ के काम करना होता है, ऑफिस में जाके बैठ के काम करना होता है। ये सब काम में आज महिला आप हम दिल्ली में देखते हैं, सारा देश में देखते हैं और सारे प्राइवेट सेक्टर में देखते हैं, कंसल्टिंग सेक्टर में देखते हैं, तो महिलाओं की भागीदारी डे बाय डे बढ़ रही है। जहां वो कामकाज के लिए जाती है तो वहां उसको सभी टाइप की सुरक्षा भी दी जाती है और भारत सरकार की ओर से महिलाओं को अपने आजीविका और अपने कामकाज के लिए कई अवसर भी उपलब्ध कराए जाते हैं। सप्लीमेंट्री नंबर 4, सुश्री डोला सेन। थैंक यू चेयरमैन सर। बुरा मत मानिएगा मंत्री जी, आपने बोले हैं अभी मुकुल जी की जवाब में कि मोदी जी की गवर्नमेंट है। आपने 33% महिला विमेन रिजर्वेशन बिल पास भी किया, लेकिन अभी देखिए बीजेपी की तरफ से 13% महिला एमपी हैं, whereas तृणमूल की तरफ से 38%। बुरा मत मानिएगा। Through you, sir, I want to know from the minister, honorable minister, was the detail of the schemes, सिर्फ ये hypothetical statement में काम नहीं चलेगा sir, मनसुख जी, the details of schemes initiated to address India's female labor force participation rate and the state-wise details of India's female labor force participation rate। और एक सवाल हम जानना चाहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल हम रोड ट्रांसपोर्ट को मिनिस्टर को पूछा था, MOS सब था, उन्होंने बोले कि इधर कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को स्टेट मिनिमम वेज मिलते हैं, लेकिन लॉ ऑफ द लैंड है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कंसर्न है लाइक रेल, एयरपोर्ट, कोल, बैंक, BSNL, ऑयल एंड गैस, टावर सिक्योरिटी, नेशनल हाईवे, टोल प्लाजा, सेल, सब जगह में सेंट्रल मिनिमम वेज मिलना चाहिए। तो अगर इधर संसद में बैठ के मेल लेबर फोर्स के बारे में योर सप्लीमेंट्री स्टेट मिनिमम वेज मिलने का बात कोई MOS बोलेंगे, तो हम चाहते हैं कि लेबर मिनिस्टर की तरफ से
फीमेल के तो अक्सर ही कम मिलते, तो ये इंश्योर किया जाए कि स्ट्रेट सेंट्रल लेबर मिनिमम वेज सेंट्रल गवर्नमेंट कंसर्न को मिले, मेल या फीमेल दोनों लेबर पार्टिसिपेट। थैंक यू ऑनरेबल मिनिस्टर, इट्स अ सजेशन। चेयरमैन सर, मिनिमम वेज सबसे महत्वपूर्ण है। सब लोगों को अपनी आजीविका के जिस काम के लिए वो आजीविका में जाते हैं और उसका परिवार अच्छी तरह से व्यक्तिगत उसका भरण पोषण अच्छी तरह से चलना चाहिए, और उसके लिए एक मैकेनिज्म है जो मिनिमम वेज तय करता है उसको मिनिमम कितना वेतन मिलना चाहिए। उसमें कई टाइप के पैरामीटर है, उसको कितना कपड़ा चाहिए, उसको कितना कैलोरी चाहिए, उसको अपने घर चलाने के लिए बिजली जलानी होती है, उसका कितनी बिजली जलती है, ये सारा पैरामीटर को तय करके समय समय पर गवर्नमेंट उसको मिनिमम वेज तय करती है और उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। सप्लीमेंट्री नंबर 5, श्री ए रहीम। Thank you for these opportunities. Sir, there is a silent and indirect discrimination exists in India's private job sector, particularly in the IT sector and service sector. It has come to my attention that during job recruitment, the marital status of women is often used as a significant criteria. Women who are about to get married frequently lose their job prospects. Sir, additionally, women who take maternity leave or other legally insured leave after securing a job face the risk of losing their employment. Sir, this discrimination contributes to the disparity between the increasing number of educated women and their representation in the labor force. Sir, whether the government has taken notice of these discriminatory practices, if not, whether the government is ready to appoint a special commission or committee to study this issue. Honorable Minister. उसमें दो विषय है। एक विषय है महिलाओं को वेतन और कितना वेतन मिलना। महिलाओं को वेतन मिलना या तो पुरुषों को वेतन मिलना, मिनिमम उसकी वेज है, इट्स वन थिंग। सेकंड, उसकी स्किल के आधार पे होता है। हर व्यक्ति की सैलरी एक समान हो ये उचित ये जरूरी नहीं है। वैसे हर महिलाओं को भी एक समान सैलरी मिले ये भी संभव नहीं है। लेकिन जब महिला यस पेपर को उठा लो, आवाज साफ आएगी। ओके सर। तो महिलाओं को जब काम करना है उसकी स्किल के आधार पर उसको वेतन मिले, एक बात है। दूसरी बात है उसके पार एक राउंड रिप्लाई नहीं हो सकता। जैसे कोई महिला प्रेग्नेंट हो, उसको काम करना, उसका काम करने का अधिकार है, लेकिन वो कौन से यूनिट में काम कर रही है, कोई इंडस्ट्रीज में काम कर रही है, कोई सर्विस सेक्टर में काम कर रही है, उसका काम का स्पेसिफिकेशन बहुत आवश्यक होता है। कोई महिलाओं को कहाँ काम करना, कहाँ नहीं काम करना, फॉर एग्जांपल उसकी प्रेगनेंसी के दरमियान उसको नुकसान हो, ऐसा कोई स्थान पर उसको काम करना है तो उसको काम नहीं वो वहाँ नहीं काम कर सकती है। सर्विस सेक्टर है, वहाँ उसको काम करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए कोई जगह पे कोई इश्यू क्रिएट होता है तो सरकार उसमें दरमियानगिरी भी करती है और मदद भी करती है। क्वेश्चन नंबर 110, श्री संतोष कुमार पी। ऑनरेबल मिनिस्टर। Third supplementary, Dr. John Britas. Thank you very much, sir. My supplementary to the ministry is that Kerala Assembly has passed unanimous resolution twice for a bench of the High Court in Trivandrum, that is the capital city of Kerala. Sir, the neighboring states like Tamil Nadu and Karnataka. Honorable member, focus on the question. Yeah. So my question is that as there are multiple benches even in neighboring states, the capital city is deprived of a High Court bench. Honorable Will Minister. the government take initiative in ensuring that? चेयरमैन सर, ये जो क्वेश्चन नंबर 110 है, ये केरल हाई कोर्ट में कितनी वैकेंसी है
और केरल स्टेट में जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसमें कितनी वैकेंसी है उससे संबंधित है। फिर भी इन्होंने प्रिंसिपल बेंच के अलावा कोई और बेंच स्थापित केरल में हो सकती है क्या? ये मामला जैसे आपको भी पता है कि संबंधित हाई कोर्ट जब इसमें एक्सरसाइज करता है, फिर राज्यपाल की राय, मुख्यमंत्री की राय और सबकी राय आती है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट यहाँ तय करता है। Supplementary number 4, Sri Haris Biran. Thank you, sir. So the question is about the appointment of judges in the High Court and the subordinate court. Now, sir, you know, sir, as per the Supreme Court ruling in 1993 in the second judge's case, it is a collegium system which appoints the judges. Now, when the recommendation of the High Court comes to the Supreme Court collegium recommends it to the central government, and central government appoints the judges. Now, central government can send the recommendation back to the Supreme Court collegium. But the judgment specifically states that once it is sent back and the Supreme Court reiterates it back to the central government, then it is mandatory that you have to appoint. Sir, you have been a lawyer, sir, and I also is a lawyer. I have seen you as a senior lawyer in the Supreme Court running from one court to another. Ask your supplementary. Yes, sir. Now, there are 6 vacancies in the High Court as per the statement of the Honorable Minister. Now, there are 2 cases of recommendations which were made by the High Court, and the Supreme Court collegium also had approved that particular and sent it to the central government. One Srija V and one Krishna Kumar. Your supplementary, sir. These 2 recommendations have already been made to the central government. The union government is not appointing those judges. Not only that, those judges. Just 30 seconds. Now, just 30 seconds. The Saurabh Kripal, another judge, another gentleman who has been reiterated, also has not been appointed. My question is, what is the reason for non-appointment of judges despite the recommendation? माननीय मंत्री। माननीय उपसभापति जी, ये केरला हाईकोर्ट से संबंधित प्रश्न था, फिर भी माननीय सदस्य ने प्रश्न किया तो मैं बता देता हूँ कि टोटल हाई कोर्ट की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 1114, उसमें से 754 वैकेंसीज भरी हुई है। अब खाली जो वैकेंसी है हाई कोर्ट जजेज की बात कर रहे हैं माननीय सदस्य, तो 360 है। 205 नाम 205 नाम अलग अलग हाई कोर्ट से, कॉलेजियम से हमारे पास आए हुए हैं और वो विचाराधीन है। 155 वैकेंसी में तो अभी हाई कोर्ट से नाम ही नहीं आए हैं, और वैसे ये किसी जज का नाम नहीं ले सकते। फिर केरला में जो इन्होंने कहा है, जो वैकेंसी है उसके तहत जो हमारे पास प्रपोजल पेंडिंग है, प्रपोजल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ 4 जुडिशियल ऑफिसर्स एज जजेज ऑफ केरला हाई कोर्ट रिसीव्ड इन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ऑन 4th June 2024. अब proposal second, 2 names, 1 advocate, 1 judicial officer, recommended by the Supreme Court Collegium on 10th 2023 and 16/4/2024 respectively वो अंडर कंसिडरेशन है। एक प्रपोजल जो केरला हाई कोर्ट के संबंधित है, वो एक प्रपोजल इज अंडर कंसिडरेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ केरला हाई कोर्ट रिकमेंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ऑफ इंडिया ऑन 11th July 2024। ये सब अंडर कंसिडरेशन है, जल्दी इसमें निर्णय लिए जाएंगे। धन्यवाद। माननीय सदस्य ने जो नाम लिया है जज का, वो रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा, प्लीज। माननीय डॉक्टर सस्मित पात्रा जी, 5th and last supplementary. Honorable Deputy Chairman, sir, my specific question to Honorable Minister is that Supreme Court Collegium and its workings, which he has referred to in his reply. Question is on vacancy of judges courts in Kerala. Absolutely. So I'm referring to primarily appointment of judges in high courts specifically. It was felt that the Supreme Court and its appointments at the Supreme Court through the collegium has been 100%. There are no vacancies. But when it comes to high courts, the collegium, though sits several times, it is seen that the high court appointment of judges disposal rate is not so much as compared to that which is taken up. So is this matter being taken up with the collegium through the Honorable Chief Justice, at times with the government,
to see expeditious appointment of High Court judges as compared to Supreme Court, where 100% reduction of vacancy has been done. माननीय मंत्री जी। सभापति जी, ये क्वेश्चन से ज़्यादा सुझाव है। जैसे मैंने पहले कहा, 1114 वैकेंसी सैंक्शन स्ट्रेंथ है, जिसमें 754 वैकेंसीज हमारी भरी हुई है। 360 हाई कोर्ट में जो वैकेंसीज है उसमें 205 नाम आए हमारे पास और 155 के नाम नहीं आए। इनका सुझाव ये है कि हाई कोर्ट कॉलेजियम जब नाम भेजे तो एक प्रक्रिया है कि वैकेंसी होने के 6 महीने पहले भेजे, तो वो विषय हम सुप्रीम कोर्ट के सामने कंसल्टेशन के लिए ले जाएंगे। आपका सुझाव अच्छा है, धन्यवाद। नाउ क्वेश्चन नंबर 111, ऑनरेबल श्री सीवी सन्मुखम, ऑनरेबल श्री सीवी सन्मुखम। माननीय मंत्री जी, 5 सप्लीमेंट्रीज आर ओवर, प्लीज। माननीय सन्मुखम जी, क्वेश्चन नंबर 111, क्वेश्चन नंबर 111, सीवी सन्मुखम, ऑनरेबल श्री सीवी सन्मुखम, नॉट प्रेजेंट। माननीय मंत्री जी, on the table of the House. Thank you. First supplementary, Honorable Maharaja Sandosh Joba Lisamba, please. Sir, my supplementary question to the Honorable Minister is that, sir, how many developmental works or projects have been taken up by donor ministry in the last 3 years in Northeast region, and details of work or project they are of? Thank you, sir. So I'd like to thank the honourable member for his question. Most importantly, sir, the Northeast region was always seen as the last point of India. The Prime Minister over the last decade has turned this concept on its head and made the Northeast region the first point of India. The Northeast, and especially Arunachal Pradesh, along with all the other states, occupy a very important part of India's historical, cultural, and now economic agenda going forward. And with that notion in mind, some facts I'd like to place before the House through you, sir. Our cumulative expenditure in the Northeast over the last 10 years has been 5.22 lakh crores against an allocation of 5.15 lakh crores. Never before in the history of independent India over the last 75 years has such a large allocation been made to the Northeast. Even in the pure tenure of this government, sir, the revised estimates from 24-14 to 2014-15 from 27,539 crores last year have been increased to 91,802 crores, which is an increase of almost 3.5 times over a 10-year period. And so has the actual expenditure gone up 3.5 times. The last 3 years has seen an exceptional expenditure rate in India. 103% in 21-22, 113% in 22-23, and 112% in 23-24. And last year, sir, has been historical because over 1 lakh crore has been spent purely in the Northeast by Government of India. That is the importance that the Government of India attaches to the development in the Northeast. As far as donor is concerned, sir, we have 271 projects that have been sanctioned in the Northeast under our 5 schemes, a total allocation of almost close to about 5,666 crores for the last year, and almost 20,500 crores over the last 5 years, in the last 10 years in the Northeast region. Thank you. Next supplementary, Srimati S. Fengon Konyak, please.
Honorable Deputy Chairman, sir, through you, I'd like to ask the Honorable Minister as to when and why the Northeast Special Infrastructure Development Scheme was started and the amount allocated to Nagaland under NECIDS, NEC, and PM Divine for the current year. Sir, the Honourable Member has touched upon an important topic. NECIDS has two parts to it. There is NECIDS roads and there is NECIDS other than road infrastructure. So there's NECIDS roads and NECIDS OTRI. And Nagaland has had 19 projects under NECIDS OTRI that have been sanctioned at a cost of 410 crores. 15 projects under NECIDS roads which have been sanctioned at a cost of 801.6 crores. A total of 34 projects totaling close to 1,211 crores under NECIDS. In addition to that, under PM Divine, an additional 2 projects worth 312 crores have been sanctioned, and a total allocation has been done to Nagaland, sir, of close to about 201 projects, totaling almost 2,200 crores over the last 10 years. Question hour is over. Honorable members, the House will be adjourned for lunch recess today between 1 to 2 p.m. Thank you.